Hello student, welcome in online class of science. Today we will discuss about the modern periodic table or the long form of the periodic table, their achievement, their defects and their property. आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियाडिक टेबल क्या है। सबसे पहले आपको बताया था कि हेनरी मोजले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि तत्वों का परमाणु क्रमांक उनके परमाणु भार से अधिक मूलभूत लक्षण होता है, गुण होता है। अतः परमाणु क्रमांक के आधार पर ही तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। फिर देखिए, अब यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण नील्स बोर ने किया था। और आधार क्या था इस निर्माण का? वर्गीकरण का आधार था तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं जिनको हम समूह कहते हैं। यहाँ पर चित्र में आपको बताया गया है कि ये जो वर्टिकल कॉलम हैं उन्हें ही हम समूह कहते हैं। इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं जिनको आवर्त या पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 1 से लेकर के और 18 तक यह ग्रुप के संबंध में या समूह के संबंध में बताया गया है। ये वर्टिकल कॉलम के रूप में है। इसी प्रकार से संख्या 1 से लेकर के 7 तक यह आवर्त के रूप में दिखाया गया है। तो इसमें 18 समूह और कुल 7 आवर्त होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रुप। बाईं ओर समूह 1, 2 तथा दाईं ओर समूह 18 से लेकर 13 से लेकर के 18 तक के तत्वों को सामान्य या प्रतिनिधि तत्व, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो 1 and 2 and 13 to 18 इज नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। अब यहां पर देखिए, वर्ग 1 को हम क्षारीय धातु के तत्व कहते हैं। इसी प्रकार से समूह 2 के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसी प्रकार से 13 को हम बोरान परिवार कहते हैं। फिर 14 को हम कार्बन परिवार कहते हैं। समूह 15 को हम सफोकेशन परिवार, 16 को ऑक्सीजन परिवार, 17 को हैलोजन परिवार और 18 को अक्रिय गैस कहते हैं। सामान्य या प्रतिनिधि तत्व क्या होते हैं? नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनकी सभी आंतरिक कक्षाएं पूर्ण भरी होती हैं परंतु बाह्यतम कोश अपूर्ण होता है, उसे सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके अथवा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करके अपने नज़दीकी अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों को हम सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। यह अपने समूह के प्रमुख लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम देख रहे हैं। जैसे सोडियम का लिया गया है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 हो जाएगा। एल्युमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 13 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 and 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम तत्वों का वर्गीकरण करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही तत्वों के वर्गीकरण का मूल आधार होता है। इस चीज़ को आप जानिए कि नील्स बोर ने जब एसपीडीएफ की खोज कर लिया था या उपकोषों की खोज कर लिया था, तब इस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण प्रारंभ किया गया। संक्रमण तत्वों की बात होती है। समूह 3 से लेकर के और 12 तक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। यहाँ पर जो आवर्त सारणी प्रदर्शित की गई है, इस आवर्त सारणी में नीले या आसमानी रंग से जिन तत्वों को प्रदर्शित किया गया है उन तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के और 30 तक, परमाणु क्रमांक 39 से लेकर के और 48 तक, यह सभी संक्रमण तत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं। संक्रमण तत्वों के गुण बाईं ओर के समूह 1
व 2 तथा दाईं ओर के समूह 13 से 18 के बीच होते हैं। इसका मतलब है कि S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्वों के बीच इनके गुण होते हैं। कुल संक्रमण तत्वों की संख्या 40 है। सभी संक्रमण तंतु धातुएं होती हैं, अतः इनको संक्रमण धातु भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक 21 से 30, 39 से 48, 57 से 80 और 89 से लेकर के 112 तक संक्रमण धातुएं हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, इस आवर्त सारणी में आपको बताया कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक, 39 से लेकर के 48 तक, 71 से लेकर के 80 तक और 103 से लेकर के 112 तक के जो भी तत्व हैं, इन सभी तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ऊंची कक्षाओं में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर इसकी चर्चा होगी। संक्रमण तत्व यहाँ पर इस ब्लैक सर्किल से बताया गया है। संक्रमण तत्व अब दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम कि सामान्य संक्रमण तत्व हैं या मुख्य संक्रमण तत्व होते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D1 to 9 NS1 to 2 होता है। अपवाद इसमें CD कैडमियम, जिंक और मरकरी है। मुख्य संक्रमण तत्व की 4 श्रेणियां होती हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। इसी प्रकार से आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं जिसको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आवर्त सारणी में धातु और अधातु का किस प्रकार से पृथक्करण किया गया है। आवर्त सारणी में धातु और अधातु को कुछ तत्व पृथक करते हैं जिसे उपधातु या मेटलाइड कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 13 से लेकर 16 तक यह उपधातु विकर्णतः स्थित होती हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम तथा पोलोनियम यह उपधातुएं हैं। उपधातुओं का रासायनिक गुणधर्म धातुओं और अधातुओं के बीच का होता है। अब उपधातु के बाईं ओर जो भी धातुएं होती हैं और उसके दाईं ओर उपधातु स्थित होती है। आदर्श गैसों को या अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी में एकदम दाईं ओर 18वें समूह में रखा गया है। तो यहाँ पर अब आप क्लियर हो जाइए कि यहाँ पर धातुएं हैं। अब इसमें कुछ हल्की धातुएं होती हैं, कुछ भारी धातुएं होती हैं। उपधातुएं यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाई गई हैं। इसी प्रकार से अधातुएं यहाँ पर येलो कलर से प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है, वह भी सीरीज संक्रमण तत्वों की है। फिर आवर्त के क्या सामान्य गुण होते हैं? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। किसी आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणु क्रमांक सतत होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं अथवा सीरियल में होते हैं, क्रमिक रूप से बढ़ते हैं। किसी आवर्त में स्थित तत्वों की संख्या किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को धारण करने की क्षमता के आधार पर निर्धारित होती है। किसी कोष के अधिकतम इलेक्ट्रॉन के धारण करने की क्षमता बराबर 2n² होती है, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जैसे k कोष के धारण की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, L कोष के इलेक्ट्रॉनों के धारण करने की क्षमता 8 इलेक्ट्रॉन होती है। इसी प्रकार से M कोष जो है 18 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकता है, N कोष वह 32 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकता है। इसी प्रकार से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो आगे बढ़ाने पर हमको अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी कोष में कितनी हो सकती है उसकी जानकारी होती है। इसका लाभ ये होता है कि आवर्त में तत्वों की संख्या का निर्धारण करता है। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होगी? प्रत्येक आवर्त में 2 तत्व होते हैं, इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। द्वितीय आवर्त में 8 और तृतीय आवर्त में भी 8 तत्व होते हैं, इसे लघु आवर्त या शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इसी प्रकार से चतुर्थ और पंचम आवर्त में 18 तत्व होते हैं, जिसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसी प्रकार से 6th and 7th पीरियड में यह 32 और शेष जितने भी तत्व हैं उनको रखा जाता है, इसको अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या पता होनी चाहिए कि प्रत्येक आवर्त में कितने तत्व होते हैं।
प्रथम आवर्त हाइड्रोजन से आरंभ होता है और आदर्श गैस हीलियम पर समाप्त होता है। अन्य जितने भी आवर्त होते हैं वह क्षारीय धातुओं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से प्रारंभ होकर के अक्रिय गैसों जैसे नियान, आर्गन आदि पर समाप्त होते हैं। अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल यहां पर हीलियम अपवाद है जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन इस बात का निर्धारण करता है कि कौन प्रथम आवर्त में होगा और कौन अंतिम आवर्त में होगा। जैसे क्षारीय धातुओं की बात करते हैं तो उनका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, अतः यह प्रत्येक आवर्त के पहले तत्व क्षारीय धातुएं होती हैं। अक्रिय गैसों के संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, अतः प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व अक्रिय गैसें होती हैं। प्रत्येक आवर्त में स्थित तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं, अतः इनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। आवर्त सारणी की लंबाई कम करने के लिए 14-14 तत्वों की 2 श्रेणियां बनाकर उन्हें आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया है और इन्हें हम प्रथम श्रेणी जो है उसको लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। यह 6वें आवर्त तथा तीसरे समूह में है। यहाँ पर जो तत्व हैं उनका परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 है। इसी प्रकार से द्वितीय श्रेणी में एक्टिनाइड श्रेणी है जिसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के तत्व रखे गए हैं। यह सप्तम आवर्त और तृतीय समूह में रखा गया है। एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं उसमें थोरियम, प्रोएक्टियम और यूरेनियम ही प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। एक्टिनाइड श्रेणी के जितने अन्य तत्व हैं उनको नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा, न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा कृत्रिम रूप से प्राप्त किया गया है। यहाँ पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी को दिखाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीव के दोषों का निवारण किस प्रकार से किया गया, निराकरण किस प्रकार से किया गया। पहली बात आती है समस्थानिकों की स्थिति। किसी तत्व के सभी समस्थानिक का परमाणु क्रमांक समान होता है या बराबर होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक H1, H2, H3 ये समस्थानिक हैं और सभी का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसी प्रकार से कार्बन के 3 समस्थानिक C12, C13 एंड C14 होते हैं और इनका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक 16, 17 और 18 हैं, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो यहाँ पर देखिए कि परमाणु भार तो अलग अलग है लेकिन परमाणु क्रमांक 1 है। वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक होने के कारण प्रत्येक तत्व को एक नियत और निश्चित स्थान मिल गया। इस प्रकार समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट हो गई। फिर बात आती है कुछ जोड़ी तत्वों की स्थिति में जो अनिश्चितता थी उसकी व्याख्या किस प्रकार से हो गई। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है और निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है। तो अब कोबाल्ट को आवर्त सारणी में पहले रख दिया गया और निकिल को बाद में रखा गया। इसी प्रकार से टेल्यूरियम का परमाणु क्रमांक 52 होता है जबकि आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है, इसलिए टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रख दिया गया। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 जबकि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसलिए आर्गन को आवर्त सारणी में पहले स्थान दिया गया और पोटेशियम को बाद में दिया गया। फिर नए तत्वों की भविष्यवाणी में जो अनिश्चितता थी उसकी व्याख्या किया गया कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाने पर परमाणु भार में निश्चित नियत वृद्धि नहीं होती है। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की सबसे बड़ी कठिनाई थी। आधुनिक आवर्त सारणी क्योंकि परमाणु क्रमांक पर आधारित है, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक में 1 का परिवर्तन होता है। अतः किन्हीं 2 ज्ञात तत्वों के बीच अज्ञात तत्वों को बड़ी ही सरलता से, बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। किन्हीं 2 अज्ञात तत्वों के बीच खोजे जाने वाले तत्व की संख्या कितनी होगी, 2 ज्ञात तत्वों के परमाणु क्रमांकों का जो अंतर होगा उसी के बराबर होगी। अब आधुनिक आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या हैं, गुण क्या है, अचीवमेंट क्या है, याद करना और इसे सारणी के रूप में प्रस्तुत करना या सारणी के रूप में बनाना काफ़ी आसान हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। परमाणु क्रमांक क्रमिक रूप से अथवा सतत रूप से बढ़ता है, अतः इसे याद करना अत्यंत आसान हो जाता है। तत्वों के गुणों का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होती है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। किसी तत्व की स्थिति को देख करके उसके गुणों का पूर्वानुमान बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमको तत्वों के गुण मालूम हो तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में बड़े आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। समस्थानिकों की स्थिति
की उचित व्याख्या कर दी गई, कुछ जोड़ी तत्वों की स्थिति में जो अनिश्चितता थी उसका सही निर्धारण कर दिया गया, साथ ही साथ नए तत्वों की खोज में जो अनिश्चितता थी वह इस आवर्त सारणी से समाप्त हो गई। अब आधुनिक आवर्त सारणी के क्या दोष हैं, क्या डिफेक्ट्स हैं? हाइड्रोजन की स्थिति या पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आज भी स्पष्ट नहीं है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है तथा कुछ गुण क्षारीय धातुओं से मिलते हैं, अतः हाइड्रोजन को समूह एक में क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। इसी प्रकार हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना और कुछ गुण हैलोजन के समीप हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या अपनी अक्रिय गैसों की अस्थायी संरचना को प्राप्त कर लेता है, अतः इसे समूह 17 में हैलोजन के साथ भी रखा गया है। इसके साथ ही साथ हाइड्रोजन क्षारीय धातुओं तथा हैलोजन से गुणों में असमानता भी प्रदर्शित करता है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है जिसको H2O कहते हैं वह उदासीन होता है। इसी प्रकार से हैलोजन का ऑक्साइड अम्लीय होता है, लेकिन यहां पर यह इस तरह का कुछ भी नहीं प्रदर्शित करता है, अतः आज भी हाइड्रोजन की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। तो हाइड्रोजन को कहां रखा जाए? हाइड्रोजन को समूह एक में रखते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 1.008 होता है। सबसे कम होने के कारण इसे हम आवर्त सारणी में समूह में एक में रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हीलियम को समूह 2 में क्षारीय मृदा धातुओं के साथ रखा जाना चाहिए, परंतु गुणों के आधार पर उसको अक्रिय गैसों के साथ समूह 18 में रखा गया है। इसी प्रकार से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को आज भी मुख्य आवर्त सारणी में स्थान प्राप्त नहीं हुआ है।